हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम और ऑनर्स के लिए जो वीएसी सब्जेक्ट है, जो सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी ना किसी में आपको मिलेगा, जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत है, जिसमें डीयू और जो रेगुलर हैं और जो सोल के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। इसमें आपको हमारे लेक्चर्स के जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो दे दिए जाएंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, लेसन फर्स्ट की, जो है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्लानिंग। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है वो नॉलेज और स्किल होती है जो हमें डिसीजन लेने के लिए बताती है कि किस तरह से जो भी हमारे फाइनेंस है, यानी जो भी हमारी फाइनेंस है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकें। जैसे हमें अपना बजट कैसे बनाना है, ठीक है, और सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, या जो भी हमारे डेप्ट वगैरह हैं, कर्ज वगैरह हैं, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हमें भविष्य में उससे कोई समस्याएं ना हो। अगर हम बात करें S&P ग्लोबल फिनलिट सर्वे 2014 की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि 76% जो लोग हैं इंडियन एडल्ट्स, उनको जो है हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी की अवेयरनेस ही नहीं है, यानी उनको पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। हमारे यहाँ ओनली 24% जो इंडियन है उनको नॉर्मल सी चीजें पता है, यानी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ये सिर्फ 24% लोगों को, जिसमें हमारा इन्फ्लेशन क्या होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब चीजें जो नॉर्मल चीजें जो एक फाइनेंशियल एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को पता होनी चाहिए, वो सिर्फ हमारे यहाँ 24% लोगों को ही पता है। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंपेन चलाया है, एजुकेशन कंपेन, जिसमें लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत उनकी नॉलेज को क्या करा जा सके, इंप्रूव किया जा सके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो बहुत जरूरी होती है किसी भी के लिए भी, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट देती है, ठीक है ना, कि हमें किस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से जो भी हमारे एसेट है, जो भी हमारे पैसे हैं, उनको हम किस तरह से मैनेज करें ताकि आने वाली जो हमारी रातें हों वो स्लीपलेस नाइट ना हो, यानी आगे जाके हमें कोई समस्याएं ना आए, रात की हमारी नींदें खराब ना हो, सोचने पे मजबूर ना करे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है कि हम किस तरह से प्लानिंग करके इन सारी समस्याओं को क्या कर सके, रोक सके। तो ये कैसे हो सकता है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कंप्लीट फाइनेंशियल एक सिचुएशन देखते हैं कि किस सिचुएशन के तहत हमें क्या प्लानिंग करनी है, कि हमें किस तरह से अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, कैश फ्लोज को और फाइनेंशियल गोल्स को, या जो हमारे रिस्क हैं उनको कैसे मैनेज कर सकें, हमारी लाइफ की सिचुएशन कैसी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले एक गोल बनाते हैं और उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि हम अपने फाइनेंस को किस तरह से रखें। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सिस्टमेटिकली तरीका देखना पड़ता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल क्या हैं, किस तरह से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी किसी का फाइनेंशियल भाई कि उसको अगर कोई समस्या हो सकती है भविष्य में, तो वो क्या करेगा, लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना, रिटायरमेंट प्लान कर सकता है कि भाई कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेगा, अगर उसके पास पैसे नहीं होगा तो इससे अच्छा है कि वो शुरू से इसकी प्लानिंग करते हुए चले। चाइल्ड प्लानिंग कर सकता है, यानी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जैसे उनकी एजुकेशन और मैरिज पर पहले से ही प्लानिंग करके चल सकता है। तो ये क्या करता है, एक फाइनेंशियल लाइफ को बेटर और सिक्योर बनाता है अगर हमने पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है तो। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ पर्सनल फाइनेंस होते हैं। जैसे अगर हम फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल सेट करेगा कि उसे किस चीज की जरूरत है, ठीक है ना, और वो कितने टाइम में और कितने पीरियड में उन सब चीजों को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है अपनी पर्सनल फाइनेंस को। तो इसलिए गोल जो होते हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। इंडिविजुअल का अलग हो सकता है कि वो किस सर्कमस्टेंस में ले रहा है, उसकी प्रायोरिटीज क्या क्या चीजें हैं, या लाइफ की कुछ स्टेज में है वो, तो उस हिसाब से क्या कर सकता है, अपने फाइनेंशियल गोल पूरे कर सकता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें फाइनेंशियल गोल्स, जैसे फैमिली हेल्थ के लिए वो फैमिली हेल्थ कवर ले सकता है, ठीक है ना, अपने डेब्ट को मैनेजमेंट कर रखा है, अगर उससे ज्यादा कर ले रखा है जो भविष्य में उसको समस्या ना कर दे तो उसको देख सकता है। वो रिटायरमेंट प्लान ले सकता है कि भाई जब उसके पास जॉब नहीं रहेगी तो वो किस तरह से अपना गुजारा चलाएगा, उसके लिए एक अच्छा प्लान ले सकता है, ठीक है ना। सेव टैक्स कर सकता है, ठीक है ना, ताकि उसको आगे भविष्य में जाके टैक्स की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। वेल्थ ऑफ फ्यूचर, यानी अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो क्या कर सकता है, पैसे इकट्ठा कर सकता है, ठीक है ना, अपनी मनपसंद गाड़ी ले सकता है, ठीक है, अपने लिए एक मनपसंद या जो उसका सपनों से भरा एक घर है उसको ले सकता है,
हायर एजुकेशन के लिए वो अपने बच्चों के लिए एक प्लानिंग कर सकता है, ठीक है ना, या बच्चे की मैरिज वगैरह के लिए भी क्या कर सकता है, वो शुरू से ही एक गोल या प्लानिंग कर सकता है। अब आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होगा। अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग ले रहा है तो उससे क्या होगा, तो उससे के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि भाई किस तरह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्या है और किस हिसाब से ली जाए, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर उसने फाइनेंशियल प्लानिंग ले ली तो उससे देखो पहला तो क्या होगा, उसका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आजकल जो है रिस्क भरी लाइफ है, तो रिस्क भरी लाइफ में लोग क्या ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो उसे हॉस्पिटल के खर्चे से बच जाएगा, वो लाइफ कवर ले सकता है, अगर उसकी लाइफ को कुछ होता है तो उसकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कवर ले सकता है कि जिससे उसे अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है ना। इनकम प्रोडक्शन ले सकता है कि भविष्य में अगर उसके पास जॉब ना रहे तो वो सिक्योर रह सके, ठीक है ना। तो ये क्या देता है उसको, एक सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी देखता है उसकी लाइफ और उसकी फैमिली को, ठीक है ना, ताकि भविष्य में उसे कोई समस्या ना आ सके। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो एक स्ट्रेटजी के तहत ये काम करता है। उसके बाद आता है प्रॉपर एसेट एलोकेशन, यानी इससे क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉपर एसेट बना सकता है, ठीक है ना, जिससे वो क्या कर सके, अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसको पूरा कर सकेगा, अपने डेब्ट को मैनेज कर सकेगा, ठीक है ना। उसमें वो क्या कर सकता है, अपनी इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ये सब क्या कर सकता है, उसके अंदर ये सब चीजें ले सकता है, जिससे क्या होगा कि उसके गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे भविष्य के, ठीक है। और टैक्स कंसोलिडेशन हो सकता है उसका, यानी कि वो क्या करेगा, पहले से टैक्स प्लानिंग कर लेगा ताकि भविष्य में जो हो जाए उसके ऊपर जो है वो टैक्स का बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो जिससे उसकी हेल्थ, जो उसकी वेल्थ है वो क्या रहे, सिक्योर रहे, ठीक है ना, उसको फर्दर प्रॉब्लम ना आए भविष्य में, ठीक है ना। स्टेट प्लानिंग कर सकता है। स्टेट प्लानिंग में क्या होगा कि भाई कि वो मैनेजमेंट कर सकता है पहले से ही कि भाई कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो एसेट हैं, ठीक है ना, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे या किसको देने हैं। तो ये सारी चीजें जो क्या कर सकता है, वो अपने जो भी फाइनेंस है उसको क्या कर सकता है, प्लान कर सकता है पहले से ही। अब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर एक सेविंग सबसे अच्छा टर्म होता है, क्योंकि सेविंग क्या करती है, भविष्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है एक हाउस होल्ड के लिए, क्योंकि अगर वो सेविंग करता है तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है जिनसे वो क्या कर सकता है, बच सकता है, और उनका जो भी है वो यूज कर सकता है फ्यूचर में जो भी चीजें हैं। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, सेविंग के बेनिफिट, तो सेविंग के जो बेनिफिट होते हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसको क्या मिलता है, एक सेफ्टी नेट मिलता है, ठीक है ना। यानी वो एक सिक्योर हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड अगर एक्सपेंस है कोई, यानी मान लो उसने सेविंग कर रखी है और उसको उसकी जो सैलरी है एक लिमिटेड सैलरी है, और उस सैलरी में उसे अपना घर चलाना पड़ रहा है, और भविष्य में क्या आ जाए, कोई बड़ा खर्चा आ जाए, जैसे उसकी कार खराब हो जाए, ठीक है ना, या कोई मेडिकल बिल्स उसके ऊपर आ जाए, या सडन उसको क्या होगी भाई, उसकी जॉब लॉस हो जाए, तो वो क्या कर सकता है, ये सेफ्टी नेट देती है सेविंग, वो क्या कर सकता है, अपनी सेविंग से उस खर्चे को मैनेज कर सकता है, ठीक है ना। लेस स्ट्रेस, अगर उसने क्या कर ली, सेविंग कर ली, तो उसका स्ट्रेस नॉर्मल सी बात है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी उसके एक्सपेंस है, चाहे वो एजुकेशन एक्सपेंस हो या मेडिकल एक्सपेंस हो, जो एक भारी खर्चा दे सकता है भविष्य में, अगर उसने शुरू में ही क्या कर ली, सेविंग कर ली, तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन एक सिंपल, अगर उसके पास सेविंग है, एक सिंपल सेविंग है, तो वो उससे क्या कर सकता है, उससे बच सकता है। लेकिन अगर उसके पास सिर्फ एक सैलरी है, तो सैलरी के भरोसे बड़े खर्चों से क्या होगा, वो घिर जाएगा, तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनेबल टू योर ट्रेवल, अगर उसके पास अच्छी सेविंग है तो क्या कर सकता है, उस सेविंग से वो बड़ी चीजें खरीद सकता है, ठीक है ना, बड़ी गाड़ी, घर, ये सब चीजें खरीद सकता है। या फिर अगर उसका सपना है कहीं घूमने का, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, देश और विदेश में किसी भी वेकेशन के लिए कहीं भी जा सकता है। तो ये भी क्या देता है, सेविंग क्या देती है उसको, एक अच्छी घूमने और फिरने की भी क्या देती है, आजादी देती है। और क्या बनाती है, इसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है एक इंडिविजुअल को। यानी सेविंग क्या करेगी, अगर उसके पास सेविंग है तो वो क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट है, वो क्या कर सकता है, हर अपने सपने पूरे कर सकता है, ठीक है ना। जो भी उसकी मेटेरियल पोजीशन है, यानी जो भी उसकी जरूरत के सामान है, जैसे उसको एक घर खरीदना हो, कार खरीदना हो, ठीक है ना, या महंगी घड़ियां खरीदना हो, ठीक है ना, ज्वेलरी खरीदनी हो, या कोई भी महंगा कपड़ा खरीदना हो, तो क्या कर सकता है, वो आराम से सेविंग से वो खरीद सकता है, ठीक है ना। तो उसे कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा, ठीक है ना। और उसकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगा, यानी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वो जो चाहे वो ले सकता है। कंफर्टेबल रिटायरमेंट, ठीक है ना, अगर उसके पास सेविंग है, क्या कर सकता है, वो कंफर्टेबल रिटायरमेंट ले सकता है। क्यों, क्योंकि एक रिटायरमेंट के बाद इंसान जो भी प्लान बनाना चाहे, ठीक है ना, चाहे वो कहीं घूमना चाहे या कुछ भी करना चाहे, तो वो क्या कर सकता है, अपनी लाइफ को क्या कर सकता है, वो सिक्योर कर सकता है, ठीक है ना। उसके लिए वो क्या कर सकता है, इंश्योरेंस प्लान ले सकता है, रिटायरमेंट प्लान जो होते हैं, जो यूलिप वगैरह होते हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दोनों मिल जाते हैं इसके अंदर, लगभग 100 साल तक। तो क्या कर सकता है इंसान, एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान ले सकता है, ताकि उसकी जब एज हो जाए तो उस रिटायरमेंट प्लान के तहत वो क्या कर सके, अपने जीवन को अच्छे से बिता सके, बिना किसी के ऊपर निर्भर रहे, ठीक है। टाइम
वैल्यू ऑफ मनी, देखो फाइनेंस के अंदर जो होता है वो टाइम की एक वैल्यू होती है मनी के हिसाब से, यानी मनी जो है वो टाइम के साथ क्या होता है, एक वैल्यू क्रिएट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो हमेशा अच्छी रहती है। अगर हम टाइम वैल्यू मनी की बात करें तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जो रुपीज है यानी जो पैसा है, जो आज पैसा है आपके पास, ठीक है ना, वो आज की अपेक्षा अगर फ्यूचर में उसको काउंट किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। ठीक है ना, यानी जैसे मान लिया जाए कि अगर जो 100 रुपए की वैल्यू आज है वो आने वाले 10 साल के अंदर क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपए ना रह के उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो फ्यूचर वैल्यू होती है मनी की वो क्या होती है, वो बदल जाती है। तो दिस प्रिंसिपल, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये क्या कहता है, ये पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी को बनाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बढ़ाता है। ठीक है ना, तो मनी कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न रिटर्न ओवर टाइम, इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए कि समय के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि रुपए की जो वैल्यू होगी, जो पैसे की जो वैल्यू होगी वो भविष्य में कुछ और होगी। ठीक है ना, तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना बहुत जरूरी है और इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। टाइम वैल्यू जो अगर पर्सनल फाइनेंस के अंदर देखें तो क्या है, तो एक जो भी व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि भाई फ्यूचर में हमें ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारी जो आने वाले टाइम में जो हमारे मनी की वैल्यू है वो बढ़ जाए। तो इसीलिए वो पर्सन क्या करता है, तो जो आज उसके पास मनी है उसको बढ़ाने के लिए वो हमेशा क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और उस इन्वेस्टमेंट में उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जिससे उसकी जो मनी की पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करें मनी की तो क्या है, देखो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब अगर मान लीजिए हम एक लमसम क्रिएट करते हैं, एक पेमेंट करते हैं लमसम भविष्य के लिए और एक इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी भविष्य में। तो प्रेजेंट वैल्यू से अच्छी वैल्यू बनाने के लिए क्या करना जरूरी है कि हम क्या कर दें, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दें, और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो आने वाले टाइम में क्या हो, एक मेच्योरिटी दे। ठीक है ना, और उससे क्या हो कि हमारी जो वैल्यू हो पैसे की वो बढ़ जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारे आज के पैसे की वैल्यू को आने वाले समय में बढ़ा दे। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1+RN। ठीक है ना, तो इसमें हम अगर ईवी की बात एफवी की बात करें तो फ्यूचर वैल्यू हो गया, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया जाएगा, और नंबर ऑफ पीरियड। तो ये जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं मनी की। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, देखो फ्यूचर वैल्यू जो होती है पैसे की वो क्या होती है, हमेशा अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो बढ़ेगी, क्योंकि अगर आज हमने इन्वेस्टमेंट किया किसी इंटरेस्ट रेट पे तो आने वाले टाइम में क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए फ्यूचर इसलिए जो फ्यूचर में जो मनी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम एक एसआईपी कर लेते हैं सिंपल सी, तो एसआईपी में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी और एक अच्छा रिटर्न हमें देकर जाएगी। ठीक है ना, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा इसका भी फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू आई इंटू 1+R/T। ठीक है ना, तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर वैल्यू को निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, देखिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक साल के लिए किया जाता है और उसकी क्या होती है, एक रिटर्न वैल्यू होती है, ठीक है ना, उस सेविंग की, और जो क्या करता है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे परसेंटेज होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, हमारे जो पैसे की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, अगर हमने लोन लिया है तो उस पर भी क्या होती है, हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है। अगर हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उस पर भी क्या होता है, हमें ज्यादा देना पड़ता है, और हमारे जो डेब्ट वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो एक साल के अंदर जो होता है कि जो किसी भी जो पैसे की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1+I अपॉन में n और n-1। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक एनुअल इंटरेस्ट रेट के तहत हम जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑफ रेट है उसको निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है, यानी अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने एक फाइनेंशियल प्लान लिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन के तहत उसको देखना पड़ता है और चलना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्पेंड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्पेंडिंग के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट किस लिए जरूरत होती है, देखो कोई भी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी गोल्स वगैरह हम हमको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इनको, हम डाइविजिंग ए बजट, एक अच्छा बजट बना लें। ठीक है ना, अलग अलग जो भी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से एक अलग अलग हर काम के लिए एक बजट बना लें।
ठीक है ना। कटिंग डाउन ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, यानी जो जरूरत से संबंधित चीजें नहीं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं ताकि भविष्य में हम सिक्योर हो सकें, ठीक है ना। और मोड ऑफ सेविंग, अलग अलग तरीके से हम अलग अलग जगह पर अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। खर्चे को हम थोड़ा डाइवर्स कर सकते हैं, यानी थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हैं, या अलग तरीके से जिससे कम खर्चा हो वो देख सकते हैं, ठीक है। प्लान कर सकते हैं पे और डफ, यानी हम अपने हमें जो भी हमारे अपने उधार उनको किस तरह से मैनेज करें उसको देख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी बिल्स वगैरह हैं वो टाइम पर भरें ताकि उस पर हमें अलग से चार्ज वगैरह ना देना पड़े, जिससे हमारी अननेसेसरी जो चीजें हैं वो और ज्यादा बढ़ ना जाए, हमें अलग से और चार्ज ना किया जाए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को और क्या फाइनेंस को क्या कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन से क्या होता है, अगर हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखेंगे तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या करती है, हमारी मनी को जो करती है क्या करती है, वो कंट्रोल करती है, और हमें क्या देती है, एक हैबिट देती है सेविंग करने की। हम किस तरह से सेविंग कर सकते हैं और अपने एक्सपेंडिचर जो बेफालतू के एक्सपेंडिचर है उनको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम क्या कर सकें, इसको मैनेज कर सकें। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एक मंथली बजट बना लेते हैं, ठीक है ना, प्रिपेयर ए मंथली स्पेंडिंग बजट। और इससे क्या कर सकते हैं, अगर हम बजट बना लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्वेस्ट विद ए गोल, हम अपना एक गोल रखें कि भाई हमें किन चीजों पे खर्च करना है और कैसे खर्च करना है ताकि जिससे हमें फायदा हो सके, ठीक है ना। अवॉइड लोन्स फॉर योर डिजायर, तो अपनी जरूरतों के लिए, यानी अपनी अननेसेसरी जरूरतों के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, लोन्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लोन्स क्या करते हैं, हमारे ऊपर बर्डन डालते हैं, ठीक है ना। हम कई बार क्या कर लेते हैं, एक बिग परचेस कर लेते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है ना। और बाद में क्या होता है, उसका बर्डन इतना बढ़ जाता है कि हम उसको चुका नहीं पाते, और फिर बाद में क्या करना पड़ता है हमें, अपनी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है उसमें क्राइसिस देखना पड़ जाता है। और क्या करना चाहिए हमें, इन्वेस्टमेंट रेगुलर, यानी हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा क्या करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमारी जो सेविंग होती है वो बढ़ती है, और साथ ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के जरिए हम अपने फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। और टाइम ऑफ वैल्यू की जो मनी की जो वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, उससे भी क्या होता है, हमें फायदा होता है। मोटिवेट योर सेल्फ, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे अपने फाइनेंशियल को अच्छा करना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हम एक अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं अपने फाइनेंस में, ठीक है ना। इससे हमें क्या होगा, अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो हम हमेशा क्या करते रहेंगे, अपने फाइनेंशियल को अच्छे से मजबूत बनाकर रख सकेंगे, जिससे हमें आने वाली भविष्य में कोई क्राइसिस ना देखना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।